हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? वाइटर इंस्टीट्यूट, केमिस्ट्री वाले सर कलेक्टिवली आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हुए हमारे दिमाग में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंट्री करता है जिसको बोलते हो आप लोग इंटरमीडिएट्स। एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंटर करता है इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट है बच्चे, इसके बारे में हमें जानना है थोड़ा सा। इंटरमीडिएट होगा क्या? जब भी कभी एक रिएक्शन में आप सबस्ट्रेट से लेकर किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है, जब उस पर आप अटैक करवा देते हैं किसी रिएजेंट का अटैक करवा देते हैं, तो सबस्ट्रेट से रिएजेंट, अब होगा क्या? यहां दो चीजें आ सकती हैं। एक चीज जो 100% आनी ही आनी है, जिसको बोलते हो ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। दूसरी चीज उसके बाद आनी है, जिसको आप बोलते हो इंटरमीडिएट। इसका बनना या नहीं बनना, इंटरमीडिएट का बनना या नहीं बनना डिपेंड कर रहा होता है रिएक्शन के टाइप पे। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलते हो, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मूव कर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आता है। क्लास 12th के एल्काइल अराइल में वहां एक रिएक्शन आएगी SN1। उस जगह पे कार्ब कीटाइन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती है, मतलब इंटरमीडिएट वहां बन रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूं कि किसी भी रिएक्शन में इंटरमीडिएट का बनना, किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट का नहीं बनना, ये सब डिपेंड करेगा रिएक्शन के टाइप पे। जबकि जब मैं SN2 की बात करता हूं, तो वहां कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो मेरा कहना यह है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप इंटरमीडिएट्स की बात करते हो, तो रिएक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं। रिएक्शन के टाइप पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि इंटरमीडिएट में बनना है कि नहीं बनना। टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि इंटरमीडिएट बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर जो इंटरमीडिएट्स हैं, उनके टाइप्स आपके पास क्या क्या है? जो इंटरमीडिएट्स हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है? एक बात तो मैंने आपको बता दी है कि इंटरमीडिएट का बनना या नहीं बनना रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो हम यहां इंटरमीडिएट के पहले टाइप में जो इंटरमीडिएट लिखेंगे वो लिखेंगे कार्ब। तो बात, दूसरा इंटरमीडिएट आपके पास है कार्ब एनाइन। सेकेंड इंटरमीडिएट आपके पास है कार्ब एनाइन। थर्ड इंटरमीडिएट आपके पास है रेडिकल। तीसरा इंटरमीडिएट आपके पास फ्री रेडिकल। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पे आपको इसमें एक कार्बीन मिलेगा। फिफ्थ नंबर पे आपको नाइट्रीन मिलेगा। और सिक्स नंबर पे आपको मिलने वाला है बेंजाइन। तो एक एक करके इन सबकी इंफॉर्मेशन हम निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोकेटाइन की। कार्बोकेटाइन क्या हुआ? तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बोकेटाइन। सबसे पहली इंफॉर्मेशन अबाउट द कार्बोकेटाइन, तो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं जी। कार्बोकेटाइन किसी भी रिएक्शन के हेटेरोलाइसिस होने का प्रोडक्ट है। कुल मिलाकर मैं लिख सकता हूं, जो कार्बोकेटाइन है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेटेरोलाइटिक फिशन। और हेटेरोलाइटिक फिशन बच्चे आपको बता रखा है, हेटेरोलाइटिक फिशन आप सबको बता रखा है। हेटेरोलाइटिक फिशन वो फिशन हुआ जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये टर्शरी ब्यूटाइल, अगर यहां में सुटेबल कंडीशंस जनरेट कर दूं, तो इस नेगेटिव की वजह से और इसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से यहां पूरा के पूरा क्लाउड शिफ्ट करेगा।
और यहां बन जाना है टर्फिल ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन प्लस एल। तो कुल मिलाकर जो बात मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूं पहली बात है कि जो कार्बोकेटाइन है वो किसी भी रिएक्शन के हेटेरोलाइसिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का बाई प्रोडक्ट है। कुल मिलाकर कार्बोकेटाइन हेटेरोलाइसिस से बना हुआ है। चलो जी दूसरी बात जान लें। जब आप इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हो, जब आप किसी कार्बोकेटाइन के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हो तो सबसे पहले आपको कार्बोकेटाइन को लिख लेना होता है, उसको लेकर उस पर प्लस का साइन देना होता है। यहां आप लोगों ने R1 R2 R3 लिखकर यहां एम्प्टी ऑर्बिटल लिखने होते हैं, क्योंकि जो आपके पास कार्बन है 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz0, तो ये कार्बन पे प्लस आएगा। तो कार्बन पे जैसे ही प्लस का साइन आया उसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर होने से ये वाला ऑर्बिटल क्या पड़ा हुआ है, एम्प्टी पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर अगर मैं इसको पर्टिकुलरली शेडेड कर दूं तो मुझे एक ऑर्बिटल इसमें खाली दिख रहा है, ये वाला, जिसको आप अनहाइब्रिड, जिसको आप अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल बोलते हो, पी ऑर्बिटल बोलते हो। इससे आगे कुछ बोलना है आप लोगों को इसको, तो ये अनहाइब्रिड एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। अनहाइब्रिड एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। तो सिंपल सी बात है, जब सी पे प्लस है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Na प्लस बनता है ना, सोडियम का जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो Na प्लस बनता है। तो Na प्लस कैसे बना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालकर। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने से कुल मिलाकर जो इसका स्ट्रक्चर है उसमें ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिड है। ये स्ट्रक्चर में आपके पास प्लेनर है, यहां 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है और कहीं ना कहीं प्लेनर 120 डिग्री एंगल sp2 हाइब्रिड होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर हो जाएगा। जो कार्बोकेटाइन है इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है बेटा, एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से, प्लस का साइन होने की वजह से, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होने की वजह से इसका जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉन लविंग रिएजेंट के फॉर्म में हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करने लगेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल का बिहेव करने लगेगा। तो इसका नेचर जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। इसके अलावा आप जानते हो आयनिक इक्विलिब्रियम से, जहां एम्प्टी पी ऑर्बिटल हो, जहां एम्प्टी ऑर्बिटल हो, जहां प्लस का साइन हो, जो इलेक्ट्रोफाइल हो कहीं ना कहीं एक लुईस एसिड का भी बिहेव कर रहा होता है। कुल मिलाकर मेरे दिमाग में क्या बात गई कि ये हेटेरोलाइसिस का प्रोडक्ट है, स्ट्रक्चर में ये sp2 हाइब्रिड है, अनहाइब्रिड एक p ऑर्बिटल है, इसके पास अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है। उस वजह से नाइसा का जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रोफाइल हुआ और एक लुईस एसिड की तरह इसका बिहेवियर हो गया है। अब मैं तीसरे नंबर पे बात करूं तो ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना, ये जो आपके पास कार्बोकेटाइन बना, पहली बात ये आपके पास ट्राइवेलेंट स्पीसीज है, पहली बात। उसके बाद कहीं ना कहीं लुईस एसिड है, इलेक्ट्रोफाइल है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल है, ये सारी बातें हमारे दिमाग में आ चुकी हैं। ट्राइवेलेंट 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुआ, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुआ और 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग का मतलब जानते हैं आप लोग, जिसको इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस पे अटैक करना, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब 6 है तो सारे के सारे केस तो इवन इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इसीलिए इसको हम लोगों ने बोलना शुरू किया नेचर वाइज इट इज डायमैग्नेटिक। तो ट्राइवेलेंट 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, डायमैग्नेट, तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस पर। अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस को ढूंढ रहा होता है जहां इसने अटैक करना है, तभी इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। चलिए अब नेक्स्ट इसके टाइप्स की बात करते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रोफाइल्स कार्बोकेटाइन है इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो जो इसका पहला टाइप है सिंपल, वो टाइप जो मैं इससे डिसाइड कर रहा हूं ना, वो मुझे डिसाइड करनी है पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन पे है, वो टाइप ऑफ कार्बन क्या है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो टाइप ऑफ कार्बन क्या है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है
वो टाइप ऑफ कार्बन क्या है। तो उस बिहाफ पे हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 टाइप के कार्बोटाइप सीखे। अब देखिए प्राइमरी, कई बार तो पेपर में सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ लेगा, आउट ऑफ द 4 विच वन इज प्राइमरी कार्बोटाइप। तो जब प्राइमरी कार्बोटाइप की बात आपसे करें तो आपके दिमाग में जाना चाहिए जिसपे प्लस का साइन है उसका पड़ोसी एक ही कार्बन है। जब आपसे वो इसी तरीके से, क्योंकि जब तक आप प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई करना नहीं सीखोगे, जब तक आप प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई करना नहीं सीखोगे, तब तक आप स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाओगे। तब तक आप स्टेबिलिटी वाले फैक्टर को प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब ये आपके पास साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोटाइल हुआ, ये आप जानते ही स्मार्ट हो आप लोग, बेंजाइल कार्बोटाइल हुआ, ये आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोटाइल हुआ, इसको आप इथाइल बोलते हो, ETHYL इथाइल कार्बोटाइल। तो जब भी आपको डिसाइडिंग फैक्टर देखना हो तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक बात जानी चाहिए कि जिस कार्बन को मैं डिसाइड कर रहा हूं कितने कार्बन से फर्दर जुड़ा है, जिस कार्बन को मैं डिसाइड कर रहा हूं फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है, जिसको मैं डिसाइड कर रहा हूं वो फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसको मैं डिसाइड कर रहा हूं फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो वहां से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात आपके दिमाग में एंटर करेगी, वहां से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात आपके दिमाग में एंटर करेगी। नाउ सेकेंडरी बड़ा आसान काम है। जब आप सेकेंडरी की बात करें तो जिसपे प्लस का साइन है वो कार्बन 2 कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 2 कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है। अब आप इसको चेक करें, ये बेंजीन रिंग हुआ और ये हमारा बेंजाइलिक कार्बन हुआ, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको सेकेंडरी बोल दिया आपने। सिमिलर वे में आपका जो टर्शियरी है, टर्शियरी आपको 3 कार्बन से कनेक्टेड मिलेगा, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, और ये कार्बन कैसा हो गया आपके पास टर्शियरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का क्लासिफिकेशन करने के बाद कई बार क्या होता है कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलता है सुपर 1 डिग्री, कुछ बुक्स में लिखा मिलता है, मैं ऑलवेज नहीं बोलता, इसको 0 डिग्री भी नाम दिया जाता है क्योंकि मिथाइल किसी भी कैटेगरी में जाएगा नहीं, मिथाइल किसी भी कैटेगरी में जाएगा नहीं, जब किसी भी कैटेगरी में नहीं जाएगा तो इसको सुपर 1 डिग्री, 0 डिग्री या फिर आप लोग मिथाइल कार्बोटाइल बोलने वाले हो, क्योंकि ये ऊपर देखो, जब आप इसको देखोगे तो ये फर्दर 1 कार्बन से जुड़ा, इसको देखोगे तो इधर इधर 2 कार्बन से जुड़ा, इसको देखोगे तो ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां देखोगे तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो लेकिन मिथाइल फर्दर किसी भी कार्बन से अटैच्ड नहीं है, अकेला बेचारा, उसको कुछ बुक सुपर 1 डिग्री या 0 डिग्री कार्बोटाइल लिख देती है। तो अगला हमारा टारगेट बनेगा स्टेबिलिटी, नेक्स्ट हमारा टारगेट बनेगा स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोटाइल, कार्बोटाइल के स्टेबिलिटी के फैक्टर्स की बात करने वाले, कार्बोटाइल की स्टेबिलिटी के फैक्टर्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कोशिश करना जिस ऑर्डर में मैं आपको दे रहा हूं उसी प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने चलना है। कैसे? इसको बोलते हैं जी पी पाई, पी पाई, पी पाई, पी पाई, पी पाई, पी पाई, बैकबोन। लेकिन जब आप ये सब सीखने लगो, जब ये सब चीजें आप सीखने लगो तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात जरूर चलनी चाहिए, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात जरूर चलनी चाहिए कि अगर कार्बोटाइल को स्टेबल करना है तो जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स कर दो, जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चे उसको डिस्पर्स कर दो। जितना किसी कार्बोटाइल का पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, बड़ी सिंपल सी बात है, सोचो ना कि कार्बोकेटायन अनस्टेबल क्यों है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट क्यों नाम दिया जा रहा है, उस पर प्लस का चार्ज है, उस प्लस को अगर गायब कर दोगे, उस प्लस को अगर आप डिस्पर्स करवा दोगे तो जितना प्लस का चार्ज डिस्पर्स होएगा, जितना प्लस का चार्ज डिस्पर्स होएगा उतनी स्टेबिलिटी बेस्ट हो जानी है। तो सबसे पहला फैक्टर है पी पाई बैकबोन। इसके लिए आपको देखना क्या है, बस प्रॉपर शार्प नजर होनी चाहिए आपकी सी प्लस के जस्ट नेबर में,
सी प्लस का एडजेसेंट नेबरिंग एटम, कोई इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेनिंग, कोई लोन पेयर कंटेनिंग सेकंड पीरियड का मेंबर हो, सेकंड पीरियड का मेंबर हो, कोई सेकंड पीरियड का मेंबर हो, अगर सी प्लस का पड़ोसी कोई भी आपके पास ऐसा हो जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चेक कर ले सी प्लस के पड़ोस में हमने एफ 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 लगा दी। कई बार इस एफ को देखकर जनता परेशान कहते जी ये तो माइनस आई दे रहा है, मैंने फिर क्या करें, कहते सर ये तो नेगेटिव आई की वजह से, सर ये तो नेगेटिव आई की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, नेगेटिव आई की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। मैंने कहा आपकी बात में दम है, लेकिन लेकिन आपकी बात में अगर परफेक्टली दम चाहिए तो आपको समझना क्या है कि इस फ्लोरीन के 3 लोन पेयर भी हैं। अगर आपने पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर 13 पढ़ा हो तो इस सेकंड पीरियड, ये कार्बन भी सेकंड पीरियड, तो ये डिस्टेंस बड़ी कम है, ये वाला जो लोन पेयर है ये एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट हो जाएगा। और हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम डिस्पर्स हो जाए, पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम डिस्पर्स हो जाए, और जितना पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स होएगा उतना कार्बोकेटाइन के अंदर जबरदस्त वाली स्टेबिलिटी आ जानी है, उतना कार्बोकेटाइन के अंदर जबरदस्त वाली स्टेबिलिटी आ जानी है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो पी पाई बैक डोनेशन बहुत बढ़िया वाला पी पाई बैक डोनेशन टॉप प्रायोरिटी का फैक्टर हुआ जो कार्बोकेटाइन के प्लस चार्ज को पूरी तरह से खत्म कर रहा है। सिमिलरली जहां मैंने कार्बोकेटाइन बना लिया जी और इसके पड़ोस में NH रख दिया, बस आपके दिमाग में खट 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 एक बात घूमनी चाहिए कि टीचर ने बताया था कि जब भी कभी किसी एम्प्टी ऑर्बिटल के पड़ोस में लोन पेयर कंटेनिंग कोई भी ऑर्बिटल लगा हो वो डोनेट हो जाएगा, और डोनेट होने के बाद इसके अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज को क्लाउड मिलते, पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया, और उसी पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो ये कार्बोकेटाइन अनस्टेबल था बच्चे, तो वो पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ और कार्बोकेटाइन के अंदर जबरदस्त वाली हमने स्टेबिलिटी ऑब्जर्व कर ली है। तो पहला फैक्टर, अब इस चीज को मैं आपको लिख के बता दूं, यहां आपके पास प्लस का चार्ज है, यहां नाइट्रोजन है, फिर प्लस का चार्ज मिल गया, यहां ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है जी, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। अब आपको ये देखना है कि दोनों ही केस में लोन पे डोनर है, नाइट्रोजन भी लोन पे डोनर है और आपका नाइट्रोजन भी लोन पे डोनर है और ऑक्सीजन भी लोन पे डोनर है, ये तो बात फंस गई, बिल्कुल नहीं है। तो आपको यहां थोड़ा सा पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जाकर बेसिक बिहेवियर चेक करना है। तो आपको एक तो अमोनिया मिला, एक वाटर मिला, which one is good base? अमोनिया। तो गुड बेस मतलब इट इज गुड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन्स का अच्छा डोनर है। तो भाई जब मैं इसको ए इसको बी बोलकर अच्छा और स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन ढूंढने की कोशिश करूंगा, स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो मेरा स्ट्रॉन्ग कार्बोकेटाइन कौन निकलेगा? फर्स्ट वाला। इट इज द वेरी गुड डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, वेरी गुड डोनर ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। तो जो जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन या लोन पे डोनर होएगा, तो बड़ी सिंपल सी बात थी, पीछे चले तो पी पाई बैकबोन्डिंग जो है, पी पाई, इसको रेजोनेंस भी तो बोल सकते हो आप, इसको रेजोनेंस भी बोल सकते हो आप, इसको आप लोग रेजोनेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि आपको शायद याद होगा कॉन्जुगेशन की कंडीशन में आपको बताया गया था कि अगर एम्प्टी ऑर्बिटल का पड़ोसी, आपको बताया गया था अगर एम्प्टी ऑर्बिटल का पड़ोसी कहीं ना कहीं एम्प्टी ऑर्बिटल का नेबर, एम्प्टी ऑर्बिटल का एडजेसेंट अगर कहीं लोन पेयर है, तो वहां रेजोनेंस होएगा, उसको कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो पी पाई बैक डोनेशन बोल दो, रेजोनेंस बोल दो, ठीक है जी। इसके बाद आपने चेक किया कि अगर आपको सेकंड पीरियड का कोई मेंबर सी प्लस के पड़ोस में मिल गया, पक्का उस स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, लेकिन दो डोनर हो, ये भी और ये भी हो, तो कैसे जाएंगे?
तो आपको सीधा सीधा सा आंसर ढूंढना है कि अगर आप बहुत अच्छा बेस लेकर चलते हैं, बहुत अच्छा बेस लेकर चलते हैं, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से सी प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा और स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। फिर भी आपको देखना हो तो कहीं ना कहीं एक पीरियड में जब आप नाइट्रोजन का अमोनिया, ऑक्सीजन का वाटर और HF लिखकर चलते हो, तो सबसे अच्छा जो बेस है, सबसे अच्छा जो बेस है वो आपका अमोनिया है। अमोनिया इज वेरी गुड लोन पेयर डोनर, दैट्स व्हाई सी प्लस का पड़ोसी NO, सी प्लस का पड़ोसी NH2 हो, सी प्लस का पड़ोसी आपका OH हो, सी प्लस का पड़ोसी आपके पास फ्लोराइड 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 हो, और इस पे ABC लिखकर आपसे स्टेबिलिटी पूछ ली जाए तो आप A को सबसे ज्यादा, देन B, देन C को सबसे कम स्टेबल बोलने वाले हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी है जो आपको यहां समझनी चाहिए। आगे चलें जी। सेकंड नंबर पे सेकंड फैक्टर जिसको मैं लिटरली रेजोनेंस बोलता हूं, जो कि आपके पास सिंगल डबल की वजह से, तो रेजोनेंस चाहे कार्बन आयन में, चाहे कार्बन आयन में, चाहे फ्री रेडिकल में हो, कहीं भी हो, रेजोनेंस ऑलवेज मेक्स द स्ट्रक्चर स्टेबल। तो कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन मिल गया बेंजाइल कार्ब कैटायन आपके पास है और उसके पैरेलल में एक अलाइल कार्ब कैटायन है, तो इस बेंजाइल और अलाइल में जो बेंजाइल है उसके अंदर रेजोनेंस बड़ा बढ़ा हुआ है, इंक्रीज हो रखा है, और जितना रेजोनेंस बढ़ेगा, जितना रेजोनेंस ज्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी आपके पास ज्यादा आएगी। तो यहां आप चेक कर सकते, यहां आप चेक कर सकते कि इसमें रेजोनेंस 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 की क्वांटिटी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर बनने वाले हैं वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूट होगी। तो अगर मुझे इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी रेजोनेंस है, कोई पूछेगा इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, तो मेरा आंसर आएगा जिसके अंदर भी रेजोनेंस ज्यादा हो गया उसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। इसको आप लोग अलाइल बोलते हो, इसको आप लोग बेंजाइल बोलते हो, ठीक है जी। तो बेंजाइल और अलाइल में ज्यादा स्टेबल कौन, जहां रेजोनेंस ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने वाली है, जहां रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा वहां स्टेबिलिटी आपके पास ज्यादा हो जाएगी, जहां रेजोनेंस ज्यादा मिलेगा वहां स्टेबिलिटी आपको ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। लो जी, अगला टारगेट क्या है जी आपके पास, थर्ड नंबर पे, स्टेबिलिटी के थर्ड नंबर पे। तो स्टेबिलिटी के थर्ड नंबर पे आपके पास आ रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसमें आप जानते हो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन का नंबर होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उतना हाइपर कॉन्जुगेशन भी बढ़ता जाएगा, उतना हाइपर कॉन्जुगेशन भी बढ़ता जाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है, तो उस जगह उतने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनने की वजह से स्टेबिलिटी भी उसी रेशियो में ज्यादा हो जानी है। तो यहां आप देखिए 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहां आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी स्टेबिलिटी 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 बढ़ती 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 चली जाएगी। तो मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, मोर विल बी द स्टेबिलिटी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन ने टर्शरी को
स्टेबल बना दिया। इसी के साथ एक एडिशनल फैक्टर हमारे पास चलता है नंबर 4 पे, जिसको आप इंडक्शन बोलते हो, जिसको आप लोग इंडक्शन बोलते हो। इंडक्शन में भी मुझे कौन सा इंडक्शन चाहिए? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंडक्शन का मतलब क्या हुआ पुत्र जी? पॉजिटिव इंडक्शन का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन को पुश करने वाला। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैंने एक स्ट्रक्चर आपको ये लिख के दे दिया और यहां प्लस का साइन लगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन पुश किया, इसने पुश किया, इसने पुश किया, तो यहां जो ये नेगेटिव चार्ज है, यहां जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की जो इंटेंसिटी है, ये जो पॉजिटिव चार्ज, मेरी गलती, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी इंटेंसिटी है, क्या हो जाएगी जी? लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इस पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होने से एटलीस्ट इतना तो श्योर है कि जो आपका कार्बोकेटायन है, मैंने बार बार आपसे क्या कहा, पिछले पेज पर चले, पिछले पेज पर मैंने एक बात बोली आपको कि जितना मेरा डिस्पर्शन, जितना मेरे पास कार्बोकेटायन का प्लस डिस्पर्स होगा, उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती 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 चली जाएगी। यहां चेक करें, पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम हो गई, और पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी कम होने से हमारा कार्बोकेटायन पुश हो गया, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो जितना पॉजिटिव इंडक्शन बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव इंडक्शन बढ़ेगा, जितना पॉजिटिव इंडक्शन बढ़ेगा, उतना कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। तो आपके दिमाग में पहला पी पाई बॉन्डिंग आया होगा, जिसको रेजोनेंसी बोल सकते हो, लेकिन वो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, सबसे दमदार कॉन्सेप्ट है। देन आफ्टर हाइपर रेजोनेंस, देन आफ्टर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर आप इंडक्शन को इंट्रोड्यूस करवाओगे। फिर आप इंडक्शन को, छोटी सी बात और आपसे करनी थी मैंने, उसको भी ध्यान से सुन लो और समझ लो। इसको कुछ बुक्स लिखती हैं डांसिंग रेजोनेंस, इसको कुछ बुक्स लिखती हैं डांसिंग रेजोनेंस। अब वो है क्या? अभी तक 12th क्लास के बाद के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहां ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो समझे। इसमें सीपीएन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनेट, चेक कर ले, ये एक साइक्लोप्रोपाइल है, यहां आपके पास मिथाइल सीपीएन। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवाद नहीं लिखना, इट इज सीपीएन, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोनेट। ध्यान से सुनना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी वाला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी वाला कार्बोनेट, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी वाला कार्बोनेट है। अब क्यों ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी का कार्बोनेट है, इस बात को हम समझते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है जी, ध्यान से देखना और सुनना। सुनो, ये मैंने सबसे पहले इसके अंदर एक साइक्लोप्रोपाइल का पेरेंट साइक्लोप्रोपेन बना, ध्यान से सुनना और कूल होकर बातों को समझना। यहां मैंने साइक्लोप्रोपेन बनाया, तो साइक्लोप्रोपेन के बाद इसके हर कार्बन पर हाइड्रोजन्स हैं, उनको लिखा HH करके। जब इनको लिख दिया गया तो ये sp3 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 हाइब्रिड कार्बन थी। अब sp3 हाइब्रिड कार्बन का एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड एंगल था, जो एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल है, वो 109 डिग्री है, अप्रोक्सीमेट 109 डिग्री। लेकिन जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है, ये वाला एक्चुअल, जो एक्चुअल बॉन्ड एंगल है, वो सिर्फ और सिर्फ 60 डिग्री है। इसी को बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अंदर, इसी को बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अंदर, इसी को बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अंदर, बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के अंदर हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं। एक्सपेक्टेड क्या था भाई? एक्सपेक्टेड था 109, वो तो मिला नहीं। एक्चुअल कितना? 60 डिग्री। तो यहां एक स्ट्रेन आ गया, जिसको आप एंगल स्ट्रेन बोलते हो, वो 109 - 60। और पर कार्बन अगर डिस्ट्रीब्यूट करना, पर कार्बन का डिस्ट्रीब्यूट करना हो,
तो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। कुल मिलाकर स्ट्रेन तो है, कुल मिलाकर अगर मैं ये जो पानी की बोतल है इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 1000 ml है, इसमें अगर 1100 ml पानी डालने की कोशिश करूंगा, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है बच्चे आपके पास, ये 60 डिग्री है, 1000 ml, ये 60 ml की बोतल मान लो, तो इस 60 डिग्री ml की बोतल में 60 ml की बोतल में अगर मैं 100 ml पानी डालता हूं तो बाकी वाला पानी क्या होएगा, गिरेगा। चलो कुछ गिरने से पहले पी लेते हैं। वो जो पानी गिरना है वो जो बाहर की तरफ होना था 109 डिग्री पे रेंज कर दिया, 60 डिग्री पे रेंज, इसके अंदर एंगल स्ट्रेन आ गया। वो जो एंगल स्ट्रेन है उसने साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल का ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सिग्मा क्लाउड है, और यहां आपने जानबूझ के प्लस जोड़ दिया। अब इसका सिग्मा क्लाउड इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का सिग्मा क्लाउड, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का सिग्मा क्लाउड इस एम्प्टी के साथ आकर क्या कर रहा है जी, ओवरलैपिंग। क्या कर रहा है जी, ओवरलैपिंग। क्या कर रहा है जी, ओवरलैपिंग। कौन कर रहा है, सिग्मा क्लाउड। सुनो ना, ये एक्चुअल एक्सपेक्टेड था कि इतना एंगल आएगा, ज्यादा एंगल आएगा, जबकि इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाकर एंगल कम कर दिया। तो दो बॉन्ड जब पास पास आए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब पास पास आए, रिपल्शन लगा। उस रिपल्शन की वजह से, उस रिपल्शन की वजह से ये हमारा जो साइक्लोप्रोपेन था अनस्टेबल हो गया, और ये जो अनस्टेबल हुआ तो इसका सिग्मा क्लाउड अब जैसे इस बोतल में से पानी बाहर की तरफ गिर रहा है वैसे सिग्मा क्लाउड भी बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, और जैसे ही उसने देखा उसके पड़ोस में C प्लस है, उससे ओवरलैपिंग हो गई। इसीलिए बोल रहा हूं कि यहां जो प्लस का साइन था वो हाई लेवल पे क्या हो गया, डिस्पर्स। और जितना इस प्लस का डिस्पर्शन होएगा स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएगी, स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ जाएगी। तो कार्बोटाइल में अगर स्पेशल केस आपको दिखता है 12th के बाद के एग्जाम में, मैंने कभी देखा है इसको, जिसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हो, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोटाइल, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोटाइल, साइक्लोप्रोपाइल है, ये मिथाइल है और कार्बोटाइल दे रखा है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी शो कर रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी क्यों शो कर रहा है, साइक्लोप्रोपेन है, sp3 हाइब्रिड है, 109 डिग्री एंगल होना चाहिए, एक्चुअल में एंगल 60 डिग्री के आसपास चला गया। 60 डिग्री की वजह से इसके अंदर बॉन्ड बॉन्ड रिपेल करने लग गए। यहां आना है किसी को और उसके क्लाउड को यहां लेकर आ जाओ, तो ये जो क्लाउड है दूसरे को रिपेल रिपेल रिपेल, तो स्ट्रक्चर तो अनस्टेबल होएगा। तो वो जो सिग्मा क्लाउड है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड होकर हमारे प्लस के साथ ओवरलैप कर लेगा, और इसी वजह से सीपीएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल कैटेगराइज हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबलाइज कंसीडर हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी कहानी थी, अगर आपके दिमाग में सेट हुई तो ये हमारे पास कार्बोटाइल की स्टेबिलिटी के फैक्टर थे, और जैसे ही इनको कंप्लीट करो एक बड़ी सिंपल सी बात इनमें आती है जिसको बोलते हो री अरेंजमेंट ऑफ कार्बोटाइल्स। तो मान के चलिए अगर आप कार्बोटाइल को ढंग से सीख जाते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हर चैप्टर में आपकी कमांड बनने लगेगी। चाहे आप मेरे साथ एल्केन चैप्टर में, वहां भी जब मैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन करवाता हूं एल्केन्स की, कार्बोटाइल बनता है। एल्कीन्स में जाता हूं तो वहां तो मार्कोवनिकोव में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के ड्यूरिंग मुझे कार्बोटाइल बनता दिखता ही दिखता है। एल्काइल में हूं तब भी यही हाल है, मैं एल्काइल हैलाइड में तो SN1 में मुझे दिखता ही दिखता है। अल्कोहल में हूं डिहाइड्रेशन में कार्बोटाइल दिखता ही दिखता है। तो इसीलिए आपको रीअरेंजमेंट प्रॉपर सीख लेना चाहिए। इसका सिंपल मतलब क्या है, किसी भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर को, किसी भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर को स्टेबल स्ट्रक्चर में, किसी भी अनस्टेबल स्ट्रक्चर को स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना, ठीक है जी। वो किसके थ्रू, वो हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, मिथाइल माइनस भी शिफ्ट हो सकता है। कुल मिलाकर
एनायनिक शिफ्ट होएगा, क्योंकि जिसपे शिफ्ट होने हो तो कार्बोटाइल है ना। कहते समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, आ जाएगा अभी। ये मेरे पास एक साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोहेक्साइल मिथाइल कार्बोटाइल पड़ा, कोई बात। ये भाई साहब प्राइमरी है, अगर सारे फैक्टर भी लगाओगे, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन। अगर ये प्लस यहां शिफ्ट कर जाए, ये प्लस अपने पड़ोस में शिफ्ट कर जाए, अगर ये वाला पॉजिटिव अपने पड़ोस में शिफ्ट कर जाए, अगर ये वाला पॉजिटिव अपने पड़ोस में शिफ्ट कर जाए, यहां पर यहां पर यहां पर चेक कर ले एक बार, ये यहां शिफ्ट कर जाए, सोचो 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 सोचो, अगर ये पॉजिटिव पड़ोस में, तो इसके पास अल्फा, दो इधर है, दो इधर है, तीन इधर है, भाई 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो स्टेबिलिटी में एक बढ़िया वाला उछाल आएगा। तो ये कैसे हो, इसको समझने के लिए मेरे साथ टिकना, बात को सुनना और समझना। ये आपके पास एक साइक्लो हेक्साइल मिथाइल कार्बोटाइल है, यहां एक H रखा हुआ है। अगर मैं इस पूरे H को, अगर इस पूरे H को विद बॉन्ड मीन एज हाइड्राइड, इसको शिफ्ट करके यहां की ऑर्बिटल से जोड़ दूं, इस पूरे के पूरे हाइड्राइड को शिफ्ट करके C प्लस पे जोड़ दूं, तो इसको बोलोगे हाइड्राइड H माइनस शिफ्ट। तो जब यहां से H माइनस निकलेगा, तो इसकी हालत तो प्लस वाली हो जाएगी, और उसको जब H माइनस मिलेगा तो मिथाइल बन जाएगा। तो यहां से यहां तक जाने में एक अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोटाइल 7 अल्फा हाइड्रोजन के कार्बोटाइल में कन्वर्ट हो गया। जब एक अल्फा हाइड्रोजन वाला कार्बोटाइल 7 अल्फा वाले कार्बोटाइल में कन्वर्ट हुआ, तो उससे उसकी स्टेबिलिटी एनहांस हो गई है। इसी को हम लोगों ने री अरेंजमेंट रिएक्शन बोला है। और ये किसी भी रिएक्शन की ड्यूरिंग अंडर द सुटेबल कंडीशन एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है, इसमें आप कुछ नहीं करते, ये अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए खुद होता है, एक स्पॉन्टेनियस एक्शन है, इसमें आपने कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही होएगा, ये अपने आप ही होएगा। ठीक है जी। अब देखो आप, एक आपने यहां स्ट्रक्चर बनाया, उसके पड़ोस में प्लस लिख दिया या मिथाइल लिख दिया, कहते जी ये तो सेकेंडरी है, हाँ जी है। अगर इधर शिफ्ट हो जाए तो ये प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर ये इधर शिफ्ट हो जाए तो टर्शरी में। तो मुझे लगता है राइट हैंड साइड में आपको जाना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जाना आपको सुटेबल लगेगा। और उसमें भी आप जिसपे प्लस पड़ा C प्लस, उसको 1 नंबर कार्बन बोलते, 1 डिग्री नहीं, उसको 1 नंबर कार्बन बोलते हो। जहां प्लस पड़ा उसको 1 नंबर कार्बन बोलते हो। तो उसके एडजेसेंट वाले जो उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जो उससे डायरेक्टली जुड़े हुए, जो उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उनको सेकंड नंबर कार्बन बोलते हो। तो भाई ये आपके पास कौन सा कार्बन हुआ, ये आपके पास 1 नंबर, 1 डिग्री नहीं, 1 नंबर, 1 नंबर, और इसके पड़ोसी 2 नंबर, 2 नंबर। तो यहां 1 2 पहले हो रहा था हाइड्राइड, अब क्या हो गया जी, मिथाइल शिफ्ट, CH3 माइनस शिफ्ट, क्योंकि बिना CH3 माइनस गए तो C प्लस को मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, इस पे प्लस न्यूट्रलाइज नहीं होएगा। तो जैसे ही आपने ट्रांसफर किया, मिथाइल इसके पड़ोस में आया, यहां प्लस का साइन आ गया, और एक 2 डिग्री कार्ब कैटायन अब एक 3 डिग्री कार्ब कैटायन में कन्वर्ट हो गया, और स्टेबिलिटी बढ़ गई। यहां इसके पास सिर्फ 3 ही अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां सिर्फ इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, अब इसके पास यहां 6, तो ये हो गए, एक ही हो गया 7 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसकी स्टेबिलिटी में एक बढ़िया वाला उछाल आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इसकी स्टेबिलिटी में एक बहुत बढ़िया वाला उछाल आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं रीअरेंजमेंट कार्ब की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक बढ़िया फैक्टर है।
ठीक है जी। तो आप जल्दी से इसको लिख सकते हो। रीअरेंजमेंट किसी भी कार्बोकेटाइन का एक कंडीशन के अकॉर्डिंगली स्टेप है कि होएगा ही होएगा, इस बात को लेकर हम कभी भी नहीं बोलते। और जितना जल्दी इसको सीख जाओगे उतना आपको आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंजॉयबल रहेगा। ठीक है जी। तो कार्बोपेन से रिलेटेड हमारी सारी बातें, ये बना कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये लुईस एसिड है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके 1 2 3 टाइप है, ये डायमैग्नेटिक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इसके अलावा हमने सीखा ये 1 2 3 टाइप का स्टेबिलिटी में पी पाई बॉन्डिंग, देन रेजोनेंस, देन हाइपरकॉन्जुगेशन, देन इंडक्शन, एक डांसिंग रेजोनेंस बताया सीपीएम को लेकर मैंने, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोक्टाइल। एंड फाइनली हमने सीखा इसमें रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है, इसमें रीअरेंजमेंट कैसे हो सकता है। कई बार कुछ बुक्स ना एक स्पेशल नोट भी बना लो, कुछ बुक्स क्या करती हैं परसेंटेज सेक्टर से भी बात को जोड़ती हैं, जो मुझे इतना कोई खास लगता नहीं है कि जो हमने एक बात बोल दी है मैक्सिमम डिस्पर्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्लियर ना। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ना मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या ईएनसी बढ़ना, ठीक है जी। तो मान लो आपके पास एक कार्बोकेटाइन कुछ इस टाइप का और अगला कार्बोकेटाइन आपके पास कुछ इस टाइप का और उसका अगला कार्बोकेटाइन कुछ इस टाइप का। तो ये भाई साहब तो पॉजिटिव इंडक्शन से इलेक्ट्रॉन को मेरी तरफ, जहां मैं खड़ा हूं राइट हैंड साइड में, पुश कर रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब तो sp2 हाइब्रिड हो गए ना, ये भाई साहब तो sp2 हाइब्रिड हो गए और ये भाई साहब sp हाइब्रिड हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना शुरू कर लेंगे, इससे प्लस का चार्ज बढ़ेगा। अगर मैं इनको ए बी सी कैटेगरीज देता हूं, अगर मैं इनको एबीसी कैटेगरीज देता हूं तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल, देन बी, एंड फाइनली कौन मिलेगा मुझे, सी। तो परसेंटेज एक्स कैरेक्टर बढ़ने से कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन क्या होगी भाई, डिक्रीज होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई, इसी से कुछ बुक्स तो कैसे जोड़ देंगे, परसेंटेज एस का इनवर्स है तो परसेंटेज पी का डायरेक्ट होएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चे को ना थोड़ा अपने एप्टीट्यूड से इन बातों को ऑन द स्पॉट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोच लेना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोच लेना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस गेम खेलते हैं, मैं प्रैक्टिस चलाता हूं अभी। देखो जी, ये आपके पास अब कार्बोटाइन कार्बोटाइन कार्बोटाइन, ये भाई साहब प्राइमरी है, ये भाई साहब सेकेंडरी है, ये भाई साहब टर्शियरी है। तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर आपके पास 9 है। तो सी सबसे ज्यादा, देन बी, देन ए, सिंपल होगा, सिंपल सा तरीका आपके पास, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में। लो जी, एक कार्बोटाइन और आ गया आपके पास। इस कार्बोटाइन की स्टेबिलिटी पकड़नी है तो कहीं ना कहीं आपके पास ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया, भी 1 डिग्री हो गया। अब बच्चे के लिए हम कैसे बताएं, मैंने कहा चेक करना, इसके पास इस जगह पे अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, यहां अल्फा हाइड्रोजन 2 है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन 2 है। अब फिर फंस गए, इतना तो श्योर है कि ए सबसे पीछे पीछे आएगा, इतना तो गारंटीड है कि जो आपके पास ए है वो पीछे पीछे आएगा। अब बी और सी में से कैसे डिसाइड करें, चेक कर ले एक बार। बी और सी में जब हम डिसाइड करने वाले तो यहां जो CH2 है ये वाला, इस CH2 पर मुझे CH यहां और एक इथाइल मिल गया। जबकि अगर मैं इसको लिखने वाला हूं तो CH2 पर इस जगह पे एक CH2 मिला, फिर CH2 मिला, फिर CH। लो जी, अब थोड़ा देखना ध्यान से,
इथाइल मिथाइल, जबकि यहां अगर मैं इस पर CH2 यहां भी CH2, तो इनने सबने मिलकर CH2 यहां देखो इथाइल मिथाइल है, तो इसका पॉजिटिव इंडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा कंपैरेटिवली CH पर है ना, मिथाइल इथाइल दोनों, या CH2 के बाद आइसोप्रोपाइल है, तो इसका मतलब जो हमारा A है तो पीछे पीछे आएगा, तो जहां मेरे पास इस स्ट्रक्चर पर CH2 दो बार और यहाँ CH2 के बाद CH पर इथाइल मिथाइल है, तो जो B है वो सबसे टॉप पे, देन C उसके बाद आने वाला है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव इंडक्शन अल्फा बराबर थे, कहानी फंस गई, अब क्या करें, तो फिर एक तरीका मैंने आपको बताया उससे आप चलने वाले हो। ठीक है जी, लो भी तुम्हारा फेवरेट आ गया एक और, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है, सीधा सीधा आंसर निकालो, छुट्टी पाओ। अल्फा हाइड्रोजन गिन लेना, वीडियो को रोक लेना, पोज कर लेना और इसमें गिन लेना कि अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 2 2 और 3 7 है, इसमें 7 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है जी, आगे देखते हैं, इस कार्बोकेटाइन को चेक करो, इस कार्बोकेटाइन को चेक करो, ये प्राइमरी है, ये टर्शियरी है, ये सेकेंडरी है, तो सीधा सीधा आंसर आ गया BCA, कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ा। ये भाई सब टर्शियरी है, ये भाई सब सेकेंडरी है और ये भाई सब प्राइमरी। अल्फा आपने गिनने, ठीक है जी, चलो अब इन दोनों को चेक कर लो, ये मेरे पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, यहां रिंग स्ट्रेन लगेगा, यहां रिंग स्ट्रेन लगने वाला है, यहां रिंग स्ट्रेन, और रिंग स्ट्रेन स्टेबिलिटी को क्या करता है जी, घटाता है, रिंग स्ट्रेन क्या करता है, स्टेबिलिटी को घटाता है, तो सीधा सीधा सा DCBA वाला आंसर आपका आ जाएगा, DCBA वाला आपका आंसर आ जाएगा। तो रिंग स्ट्रेन सबसे ज्यादा जहां है वहां स्टेबिलिटी, स्ट्रेन तो हमेशा स्टेबिलिटी को कम नहीं करते हैं बच्चे, तो स्ट्रेन बढ़ा स्टेबिलिटी कम हो गई, स्ट्रेन बढ़ा स्टेबिलिटी कम हो गई, स्ट्रेन बढ़ा स्टेबिलिटी आपके पास कम हो गई। ठीक है जी, ये लो, ये CF3 है, माइनस है, ये डायरेक्टली नहीं जुड़ा C पर, नहीं तो यहाँ P पर बॉन्ड नहीं लगा, CCl3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो -I कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को क्या करेगा जी, कम करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को कम करेगा, तो -I यहां सबसे ज्यादा है, तो A सबसे पीछे पीछे आ गया और C सबसे आगे आगे आ जाएगा। जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको कार्बोकेटाइन का एक्सप्लेनेशन होगा उतना बढ़िया आप सब्जेक्ट को कर पाओगे। ये कार्बोकेटाइन है बच्चे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, कार्बोनाइन जब हम सिखा देंगे तो कार्बोनाइन करवा देंगे, तो यहां भी कार्बोनाइन चल रहा है, ये फ्री रेडिकल शुरू हो गए, ये FR हो गए, ये कार्बोनाइन फिर आ गए, ठीक है, इनको कर लेते हैं, कार्बोनाइन आपके पास आ गए, इनको कर लेते हैं हम लोग, ये लो जी। तो जब इसको करने लगोगे तो आपके दिमाग में जाएगा कि इन चारों में से सबसे स्टेबल कौन है, और मैंने मैक्सिमम जनता को यहां देखा है कि वो इस वाले को सबसे स्टेबल बता देते हैं। भाई सबसे स्टेबल नहीं है, ये सबसे स्टेबल हो ही नहीं सकता है, ये सबसे स्टेबल होएगा कैसे, सोच के देखो ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपके पास एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसका पाई क्लाउड साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा है, और बीच में तुमने फंसा दिया जाकर, बीच में तुमने फंसा दिया जाकर एक प्लस यहां, तो कहीं ना कहीं एक फ्लैट स्ट्रक्चर के साथ, कहीं ना कहीं एक फ्लैट स्ट्रक्चर के साथ एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री का, 90 डिग्री का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया,
तो जब तक इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, ये देखो बेंजीन ऐसे और ये पी ऑर्बिटल उसके 90 डिग्री में पड़ा हुआ है। जब तक इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, जब तक इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, तब तक स्टेबिलिटी का कोई चांस नहीं आता। तो इसके अंदर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, इसकी भी हालत वही है, इसकी भी हालत वही है, इसकी तो हालत सबसे बुरी है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए मिलेगा। बी को 2 अल्फा का सपोर्ट लगा, इस प्लस को इसका रेजोनेंस का सपोर्ट लगा, लेकिन अब बच्चे कई बार सोचते हैं कि उसको अल्फा का सपोर्ट लगा है, 2 अल्फा का, और इसको सपोर्ट लगा है सिंगल डबल रेजोनेंस का, कि यहां मूव कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं इसमें हम हल्का सा चेंज डाल दे, यहां आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए के बाद सी के बाद बी के बाद डी। ठीक है जी, क्योंकि सी को रेजोनेंस मिल रहा है, बी को हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, और जो डी है उसको कुछ ही नहीं मिल रहा। और इसको कई बार बच्चे परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर से भी करने की कोशिश करते हैं, तो भी मेरे ख्याल में गलत नहीं है, क्योंकि इस प्लस को sp2 परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर ने इसकी जान ले ली, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ कर लिए, तो प्लस का चार्ज बढ़ गया। जितना प्लस का चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लो जी, ये फिर हमारे पास फ्री रेडिकल्स आ गए। लो जी, ये कार्बोकेटाइन है। तो देख के बच्चे अपने पता लगा लोगे आप लोग कि एक मेरे पास बेंजाइल है, ये मेरा अलाइन है, तो which one is more stable? First is more stable as compared to second. रीजन लिखना हो तो साथ में क्या जोड़ देना, रेजोनेंस रीजन है। ये इथाइल हुआ, ये तुम्हारे पास विनाइल हुआ, और इथाइल में पॉजिटिव इंडक्शन लगने की वजह से, इथाइल में पॉजिटिव इंडक्शन लगने की वजह से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को पुश किया उसने, तो प्लस का चार्ज कम हो गया। क्लियर? तो फर्स्ट अगेन सेकंड से ज्यादा स्टेबल। आगे देख लें जी। लो जी, आपके फेवरेट आ गए। ये प्लस का चार्ज हुआ, ये प्लस का चार्ज हुआ, यहां सिंगल सिंगल तो रेजोनेंस नहीं हुआ, या सिंगल डबल, तो सीधे सीधे रेजोनेंस आने से सेकंड फर्स्ट से ज्यादा स्टेबल हो गया। सेकंड फर्स्ट रेजोनेंस है बच्चे, सिंगल डबल आ गया, या सिंगल सिंगल था, इस भाई को सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन की हेल्प लगेगी, इसके अलावा इसको कोई हेल्प नहीं लगने वाली। इसको देखकर हमारा पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर सीधे सीधे वर्किंग हो जाएगा। फर्स्ट फैक्टर सीधे सीधे वर्किंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन है, ये कार्बोकेटाइन है, यह नाइट्रोजन का लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर इस एम्प्टी ऑर्बिटल को डोनेट हो गया। तो जो सेकंड है, पीछे अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो आपको सीधे सीधे आंसर बनने लगेंगे, सीधे सीधे आंसर बनने लगेंगे। तो ये तो कार्बोनाइन है बच्चे, जब कार्बोनाइन करेंगे तो सोल्व कर लेंगे कौन रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। ये कार्बोनाइन है, फिर देखोगे ध्यान से, ये प्लस है, यहां आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर कंपेयर करवा रखिए, तो इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट नहीं करते, इसको हम अभी अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो जी ये एफआर से, ये फिर फ्री रेडिकल है, ये कार्बोकेटाइन है भाई। आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये बेंजाइल है इतना इतना, ये भी बेंजाइल है इतना इतना, ये भी बेंजाइल है इतना इतना। ये जो मिथाइल है इसकी पोजीशन पैरा पर है, इसकी पोजीशन मेटा पर है, इसकी पोजीशन ऑर्थो पर है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, और जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको कहीं ना कहीं कॉपी में लिख के रख लो, कहीं ना कहीं कॉपी में लिख के रख लो। जब भी कभी मिथाइल ग्रुप ऑर्थोपैरा पोजीशंस पे हो, ऑर्थोपैरा पोजीशंस पे हो, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऑर्थोपैरा पोजीशंस पे हो तो ये लिटरली यहां हाइपर कॉन्जुगेशन में मेरी हेल्प कर रहे हैं। कैसे? सुनते हैं मेरी बात को ध्यान से। रेजोनेंस हुआ, हाँ जी हुआ,
रेजोनेंस हुआ, बिल्कुल हुआ। रेजोनेंस होने से होएगा क्या, सुनो भी ध्यान से, रेजोनेंस होने से होएगा क्या, यहां प्लस आएगा, फिर रेजोनेंस होएगा प्लस। जैसे ही यहां प्लस आया, यहां वाले सारे के सारे एच एक्टिवेट होके हाइपर 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 कॉन्जुगेशन करने लगे, यहां वाले हाइपर कॉन्जुगेशन करने लगे। लेकिन सोचो कि ये इस जगह मूव कर रहा है, ध्यान से देखते रहना, फिर तो समझ में आ जाएगी बात। यहां प्लस का साइन है, यहां प्लस का साइन है, यहां प्लस, लेकिन यहां तो प्लस का साइन नहीं है ना मेटाप्रिक्शन में, तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंडक्शन ही दिखा पा रहा है। तो है तो मिथाइल पॉजिटिव इंडक्शन वहां भी, यहां भी, लेकिन वहां एडिशनली हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्शन दोनों है। इसके अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्शन, लेकिन इंडक्शन थोड़ा सा ज्यादा, तो सी की स्टेबिलिटी ए से और ए की स्टेबिलिटी बी से ज्यादा हो गई। तो इससे एक सीख और मिल गई आपको, एक लर्निंग और हुई आपको कि जब भी कभी पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगे हों तो मीजोमेरिक इफेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, लेकिन जब वो मेटा पे लगे हों तो वहां उनका कंट्रीब्यूशन इसके अंदर होएगा, सिर्फ और सिर्फ इंडक्शन में होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को लिख लेना भाई, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको देखकर तो कोई भी बच्चा इजीली आंसर दे सकता है। इसको देखकर तो कोई भी बच्चा पॉजिटिव इंडक्शन पॉजिटिव इंडक्शन पॉजिटिव इंडक्शन, ये फिनाइल 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 का कौन सा इफेक्ट जा रहा है भाई, कौन सा इफेक्ट जा रहा है भाई, रेजोनेंस। ठीक है, तो बी इज मोर स्टेबल। तो भाई ये भी बहुत अच्छा है, वेरी वेरी गुड की कैटेगरी में आ रहा है। देखो जी, ये जो प्लस है ये वाला, इस पे अल्फा गिनना, दो तो चार हो गए, प्लस रेजोनेंस भी हो गया, चलो अच्छी बात। इस प्लस को देखिए, रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन अल्फा दो ही हो रहे, तो कोई बोलेगा डी, मैं बोलूंगा ज्यादा स्टेबल ई। अभी तक इन दोनों में ज्यादा स्टेबल डी ही है। आगे बढ़े, देखो इस प्लस को सिंगल 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 सिंगल, तो यहां सिर्फ और सिर्फ तुम्हें हाइड्रोजन गिनने और बेचारे को सिर्फ दो ही अल्फा मिले, रेफरेंस है। इसको दो चार और छह, वाह वेरी गुड। और रेजोनेंस में भी नहीं है, सिंगल 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 है। इस भाई साहब को प्राइमरी सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, सिंगल अल्फा, सबसे गरीब आत्मा यही है। तो सबसे अनस्टेबल तो आप अभी भी लग रहा है कि डी ही होएगा, फिर ई होएगा, उसके बाद जिसका नंबर लगने वाला है बी का, फिर नंबर लगने वाला है इसका ए का, फिर नंबर लगने वाला है किसका सी का। तो कलेक्टिव हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्शन का मिला जुला क्वेश्चन हो गया। इंडक्शन का और हाइपर कॉन्जुगेशन का, इंडक्शन तो है आसपास में, तो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से काम चल रहा है, उससे आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद के जो क्वेश्चन है आपके पास, राइट द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरमीडिएट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी से कार्बोटाइन नहीं है, तो ये तो आपका बल्ले बल्ले आ जाएगा भाई। अभी सिखाया था आपको, अभी सिखाया था, पक्का सिखाया था, ठीक तो रहा होगा। लो जी, सीपीएम में तीन तीन साइक्लोप्रोपाइल जुड़े हुए, तो बिना सोचे समझे ए देन बी देन सी लिखो, छुट्टी पाओ। लॉजिक आपको इसी वीडियो के अंदर बता रखा है, लॉजिक आपको इसी वीडियो के अंदर बता रखा है, ये फ्री रेडिकल्स है, कार्बन आयंस है। लॉजिक एक और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्ट्रक्चर आ गया। हाँ जी, ये सीपीएम हुआ, ये सीपीएम क्या चाहिए मित्र को, ये सीपीएम हुआ बच्चे। यहां रिंग स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो गया, यहां रिंग स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो गया, यहां रिंग स्ट्रेन, यहां रिंग स्ट्रेन और कम हो गया, यहां कम है, यहां डबल कम है। तो सीपीएम के अंदर रिंग स्ट्रेन था सिग्मा क्लाउड, वो जबरदस्त तरीके से यहां ओवरलैप हो रखा है।
भाई CPN स्टेबल क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था ना कि साइक्लोप्रोपेन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड था वो प्लस के साथ आके ओवरलैप कर गया। तो ये बड़ा सिंपल सिंपल सा एबीसी का आंसर आपके दिमाग में एंटर कर जाएगा। एबीसी का आंसर आपके दिमाग में एंटर कर जाएगा। लो जी, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। ई प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल, ई प्लस सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, और ये आपके पास है 5 मेंबर। अब ए को और सी को कंपेयर करते हैं। यहां थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट एक एरोमेटिसिटी बना गया है, या तुम क्या करते हैं एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में सिखाकर, नहीं तो एक मेरा वीडियो पड़ा हुआ है जो सिंपल बिना फेस के है, उसको आप रीड कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस को वहां जाकर हम डील कर सकते हैं जहां हमें एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। तो यहाँ पर रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाए। तो मुझे लगता है इनफ सा काम हो गया है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बना लें। तो यहाँ भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने, यहाँ भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करने। तो ठीक है जी, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं और आपसे फिर मेरी एक्सपेक्टेशंस अब हैं। क्वेश्चन और करवाता रहूंगा मैं आपको, क्लियर है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमारे पास बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो फिलहाल हम इसको बंद करते हैं क्योंकि 1 घंटे के आसपास का वीडियो हो गया। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम एक स्ट्रीम ऐसे चला सकते हैं। इनको ध्यान से आप एक बार देख लेना लेक्चर को, तो काफी हद तक क्वेश्चन आपके सोल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, और देखने के लिए केमिस्ट्री वाले सबको